बाकी सारे बाकी। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो एक्सरसाइज 9.1 वाज इन प्रोग्रेस यस्टरडे। ये हमने स्टार्ट करी थी कल। राइट। राइट। और उसके अप टू क्वेश्चन नंबर 6 हमने कवर कर लिए थे। राइट। 7 to 10 के इंस्ट्रक्शन सुनो। तो 7 to 10 में आपको nth टर्म पता करनी है। और nth टर्म की डेफिनेशन आपको गिवन। nth टर्म आपको जैसे डेफिनेशन यहाँ पे गिवन होती थी वैसे के वैसे ही गिवन है। पर डिफरेंस क्या है, उल्टा आसान काम है यार। तो यहाँ पे शुरू की 5 टर्म्स पता करनी थी, यानी A1 A2 A3 A4 A5। यहाँ पे इंडिकेटेड टर्म्स ही पता करनी है, जैसे इसमें A17 और A24, इसमें A7। तो उल्टा आसान काम है। तो 5 मिनट का भी काम नहीं है। आ जाओ फिर फटाफट से कर दो उसको, फिर सीधे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो बोलो, यहाँ से आपको A17 निकालना है। निकालो जल्दी से। A17 कैसे निकलेगा? 4 × 17 -3, 17 × 4 = 64 -3 = 61। और A24 भी निकाल लो। तो 4 × 24 -3, 24 4 जा 96, 96 में से 3 गया तो 93 आंसर। ठीक है। ओके, इसमें A7 निकालो। A7 = n² है, तो 7² डिवाइडेड बाय 2⁻7। 7² 49, 2⁻7 64, 32 60 128, 128। कुछ भी नहीं कटा। 7 से कटता है क्या? नहीं कटा आंसर। ठीक है, इधर आओ। A9 निकालो जरा। A9 = -1⁻n−1 यानी 9 - 1 इंटू n³ यानी कि एक n की वैल्यू 9 है, 9³। सो -1⁸ इंटू 9 का क्यूब क्या होता है? 729। और -1 की पावर 8, इवन पावर 1 ही होती है। ऑड पावर हो तो -1, 729 आंसर। वेरी इजी। A20 निकालो यहाँ पे। सो n की वैल्यू 20, फिर n की वैल्यू 20 -2 डिवाइडेड बाय 20 + 3। वेरी इजी। So 20 multiplied by 18 divided by 23, 18 to 360 by 20। सबके आंसर्स मैच कर लेना है, कोई मिसमैच मिले तो बता दें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गए 10 तक थे ये इंस्ट्रक्शंस हमारे पास। अच्छा, आगे और भी हैं क्वेश्चन अभी तो। क्या कर रहा है? राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस 11 एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। वही सेम चीज कि आपको क्या करना है, बस सीक्वेंस आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है ना, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देगा। ओके, ये क्या कह रहा है कि 5 टर्म्स निकालो आप, है ना। अब 5 टर्म्स निकालो तो उसने क्या पहली टर्म तो दे दी। ठीक है, तो यानी 4 ही निकालनी है आपको। तो पहली टर्म के लिए तो रूल ये बना दिया कि पहली टर्म तो फिक्स है। और पहली टर्म के बाद दूसरी तीसरी चौथी टर्म के लिए रूल यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखो, 4n > 1, यानी कि ये रूल एप्लीकेबल है n की वैल्यू 1 से ज्यादा पे। सर फिर n की वैल्यू 1 पे क्या रूल है? वो गिवन है डायरेक्टली। ठीक है, और 1 से छोटी होती नहीं है, n यानी नेचुरल नंबर होगा यहाँ पे। समझ गए? तो पहली टर्म तो गिवन है, दूसरी तीसरी चौथी टर्म निकालो, यानी A2 A3 A4 निकालो। तो सबसे पहले A2 निकालो जरा। A2 निकालो। A2 कैसे निकलेगा? 3a, और यहाँ पे n की वैल्यू 2 लगाऊंगा तो 2 -1 +2 ऐसे निकलेगा। आगे सॉल्व करो। सो 3 2 -1 क्या होता है? 1। 3a1 + 2। तो यहाँ से देखो A1 की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स A2 निकालने के लिए आपको A1 की भी जरूरत पड़ रही है, पिछली टर्म की भी जरूरत पड़ रही है। इसीलिए पिछली टर्म गिवन है। इसीलिए पिछली टर्म गिवन है। यानी कि इन 11 12 13 में थोड़ा थोड़ा फिबोनाची सीरीज का थोड़ा थोड़ा एक तरीके से रोल दिखाई दे रहा है ना। है नहीं है, फिबोनाची सीरीज तो एक डिफरेंट सीरीज होती है 14th में वो। लेकिन जिस भी टर्म में हमको पिछले टर्म की जरूरत पड़ रही उसमें ऐसे मान लो फिबोनाची सीरीज का थोड़ा थोड़ा रोल है। ठीक है। सो A1 कितना है? 3। सो 3 × 3 + 2 यानी कि 11। ठीक है, A2 निकल गया। अब बताओ A3 कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू 3 रखो वहां पे। 3a, n की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 -1 हो जाएगा +2। सो इट इज लाइक 3a। 3 -1 क्या होता है? 2 +2। तो देखो A3 निकालने के लिए A2 की जरूरत पड़ी, A2 निकालने के लिए A1 की जरूरत पड़ी पिछले टर्म की, थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म की जरूरत पड़ी। अब सर सेकंड टर्म कहां से लाऊं? वहां तो पहली तो गिवन थी, तो सेकंड टर्म तूने निकाल ली ना। थर्ड टर्म निकालने के टाइम आपने सेकंड टर्म निकाल ली ना ऑलरेडी, इसको यूज करेंगे हम। सो 3 टाइम्स ऑफ A2 क्या था? 11 था, +2। इट इज लाइक 11 3 33 +2 35। ठीक है। एंड इन द सेम पैटर्न, अब आपने पैटर्न पहचान लिया।
तो बताओ A4 कैसे निकलेगा। देखो A2 कैसे निकला 3A1 + 2, A3 कैसे निकला 3A2 + 2, A4 कैसे निकलेगा बताओ 3A3 + 2, और A5 कैसे निकलेगा बोलो 3A4 + 2। ये पैटर्न पहचान लिया आपने। चलो निकाल लो दोनों को, और पांच ही टर्म्स निकालनी है आपको। सो 3 × A3 क्या निकाला था 35 + 2, तो 35 × 3 करोगे तो 105, 105 और 2 107, फिर 3 × 107 जो पीछे आया है +2, इसका 3 गुना करेंगे तो 321 और 2 323, और ये तो हो गए A1 A2 A3 A4, और A1 पहले से गिवन था, क्या था 3, क्या गिवन था 3, एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो अब अपने को सीरीज बनानी है, तो सीरीज क्या होगी, हेंस द रिक्वायर्ड सीरीज इज, हेंस द रिक्वायर्ड सीरीज इज, सीरीज है तो प्लस वाले समेशन नोटेशन में रखेंगे हम उसको, 3 + 11 + 35 +107 + 300, बस रखेंगे, जोड़ेंगे नहीं। ऐसे नहीं जोड़ के बता दिया आपने तो सम ऑफ द सीरीज हो गया ना। आंसर देखो इसी फॉर्मेट में है, चेक करो। क्लियर है। ठीक है। सो हम सोच रहे थे ना कि जब इतने सारे क्वेश्चंस उसने करवा लिए छोटे मोटे, तो ये फिर 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अलग से क्यों दिए इसने, इसमें क्या खास बात है। तीनों में एक ही खास बात है कि टर्म जब निकाल रहे हैं तो पिछली टर्म पे डिपेंड कर रही है, टर्म जब निकाल रहे हैं तो पिछली टर्म पे डिपेंड कर रही है, जब निकाल रहे हैं तो पिछली टर्म पे, एन निकाल रहे हैं तो n-1 पे डिपेंड कर रही है, n-1 जस्ट पिछली टर्म है। मान लो यार 2 होता, यानी पिछली से पिछली टर्म पे डिपेंड करेगी, या 3 होता तो पिछली से पिछली टर्म पे डिपेंड करेगी। ठीक है ना, समझ गए। और ऐसे केसेस में हमेशा वो क्या कहेगा, कुछ टर्म्स देगा शुरू की, जैसे एक टर्म फिक्स कर दी, यहाँ पे एक और टर्म फिक्स कर दी, यहाँ पे तो उसने पहली दूसरी दोनों टर्म्स फिक्स कर दी। ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे उसने पहली और दूसरी टर्म फिक्स कर दी, तो अब आप A1 तो पहले नहीं निकाल रहे थे, अब आप A2 भी नहीं निकालोगे, अब डायरेक्ट आप A3 निकालोगे। और देखो क्लियर कट है कि ये फॉर्मूला आपको n greater than 2 के लिए लगाना है, यहाँ पे n greater than 1 के लिए निकाल लगाना था, यहाँ पे n greater than or equal to 2, यानी कि 2 या 2 से बड़े के लिए निकालना है, यानी 2 के लिए भी लगाना है। A1 गिवन है तो आप ये फॉर्मूला 2 के लिए भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप 2 के लिए नहीं लगा सकते, 3 के लिए लगाओगे। ठीक है, समझ आया, बोलो। तो यहाँ पे A1 तो ये हो गया, A2 बताओ जल्दी से। पिछला टर्म है ये, ऐसे मत देखो ये n-1 है, ये पिछला टर्म है, तो पिछला टर्म यानी A1, A1 क्या था -1, -1 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 2। ठीक है, A3 बताओ पिछली टर्म यानी कि -1/2 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 3, यानी कि -1/6। A4 बताओ पिछली टर्म यानी कि -1/6 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 4, दैट मीन्स -1/24। लास्ट टर्म बताओ A5 बताओ पिछली टर्म यानी कि -1/24 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि -1/what 120। चेक करो आंसर, और A1 तो -1 है ही सही, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, और ये पांचवी टर्म, और उनको सीक्वेंस सीरीज फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स समेशन नोटेशन से लिखना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, इसी फॉर्म में आंसर है। हाँ, तो सीरीज में वो सीरीज क्या है, एक एक्सप्रेशन है, सीरीज क्या है एक एक्सप्रेशन। देखो इसका आंसर मैं ऐसे लिख, मैंने हमने जनरल फॉर्म में लिखा तो ऐसे लिखेंगे हम, कैसे -1 प्लस, फिर बोलो आगे -1/2 प्लस, फिर आगे बोलो -1/6 प्लस, फिर आगे बोलो -1/24 प्लस, फिर आगे बोलो -1/120, ऐसे फॉर्म में है, यही है ना, बस इस एक्सप्रेशन में इसको लिखो। ठीक है, लास्ट वाला बताओ फटाफट से, इसमें तो 2 टर्म्स गिवन है, बस 3 टर्म्स ही निकालनी है आपको। सो कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, A3 से स्टार्ट करूंगा। तो A3 कैसे निकलेगा, n-1 यानी पिछली टर्म यानी A2, और A2 में से एक घटाना है, तो A2 गिवन है 2, 2 - 1 यानी कि 1। A4
A4 में A3, पिछली टर्म A3 होगी, उसमें से 1 घटाओ, यानी 1 में से 1 घटाओ 0। और A5 क्या हो जाएगी हमारी, पिछली टर्म यानी A4 में से 1 घटाओ, यानी 0 -1। सो सेम वही आंसर हो जाएगा 2। फिर अगली टर्म भी 2, उससे अगली टर्म 1, उससे अगली टर्म 0, उससे अगली टर्म -1। चेक करो, सही है, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन एग्जैक्ट फिबोनाची सीरीज का था। इसमें तो फिबोनाची सीरीज की थोड़ी थोड़ी बू आ रही थी बस। ये तो ओरिजिनल फिबोनाची सीक्वेंस आ गया। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें पहली दूसरी टर्म 1 होती है और अगली टर्म पिछली दो टर्म्स का सम होता है। ये इससे पिछली टर्म और पिछली से पिछली टर्म, मतलब कोई भी टर्म निकालेंगे ना, तो उससे पिछली रखी हुई दो टर्म्स का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है ना, ये इससे जस्ट पिछली टर्म है और ये उससे भी पिछली टर्म है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सो उससे हमको क्या मिलेगी, नेक्स्ट टर्म मिलेगी। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन क्या है, फाइंड an+1 डिवाइडेड बाय an। ठीक है ना, ये वाली टर्म निकालो और n की वैल्यू आपको 1 2 3 4 5 5 बार बदलनी है। कितनी बार बदलनी है, 5 बार। तो सबसे पहले तो 1 रखो, पहले तो आप क्या रखो, फॉर n इक्वल टू 1। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ देखो, फॉर n इक्वल टू 1, 5 बार बदलनी है। सो फॉर ए n इक्वल टू 1 क्या निकलेगा बताओ, a n+1 यानी 1+1 डिवाइडेड बाय a n यानी a1, यानी कि a2/a1, यानी कि a2/a1। तो a2/a1 बताओ, a2 और a1 दोनों गिवन था 1/1। सो 1/1 यानी कि 1। ठीक है, फॉर n इक्वल टू 2, फॉर n इक्वल टू 2। तो एक बार अब अगर आप लिखते हो तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो n इक्वल टू 1 में a2/a1 हुआ था, तो n इक्वल टू 2 में a3/a2 होगा। सो a3 क्या, a3 कहाँ से निकालूं मैं, तो उसके लिए पहले आपको फिबोनाची सीक्वेंस ये बनाना पड़ेगा। हमने बनाया नहीं, सॉरी, मतलब एक में दो क्वेश्चन है, पहले तो कह रहा है फिबोनाची सीक्वेंस बनाओ और उसके बाद फिर उसके हिसाब से सेकंड क्वेश्चन है। तो फिबोनाची सीक्वेंस बना दो। आपको ये डेफिनेशन, हालांकि उसने फिबोनाची सीक्वेंस की दे रखी है, बट आपको डेफिनेशन ना भी गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए फिबोनाची सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस है जिसमें पहली दूसरी टर्म 1 1 है और हर एक टर्म पिछली दो टर्म्स का सम है। तो एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और दो पांच, बस 5 और 3 8, 8 5 13, 13 8 21। ठीक है, एंड सो ऑन ही जाएगी। सो अब आप देखो a3 क्या है इसमें, 2 डिवाइडेड बाय a2 क्या है, 1। सो 2/1 2। फॉर n इक्वल टू 3, मतलब फिबोनाची सीक्वेंस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ऐसे मान लो, ओके। और फिबोनाची सीक्वेंस आपको आगे होके खुद से बनाना आना चाहिए, चाहे से वो डेफिनेशन बताया ना कि उसने डेफिनेशन दे रखी है। सो n इक्वल टू 3 के लिए क्या टर्म बनेगी, a4/a3। सो व्हाट इज a4 हियर, 3, 3/2। ठीक है, एंड लास्ट, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, 1 2 3 4। फॉर n इक्वल टू 4 भी निकालो एंड फॉर n इक्वल टू 5 भी निकालो। ठीक है, सो फॉर n इक्वल टू 4 क्या होगा बेटा, a5/a4 एंड फॉर n इक्वल टू 5 क्या होगा बेटा, a6/a5। सो व्हाट इज a5, 5। व्हाट इज a4, 5/3। तो इधर आना जरा, 8/5। ठीक है, मैच करो आंसर। तो हमारे आंसर हैं 1 2 3/2, 5/3, 8/5, और उसके अलावा जो फिबोनाची सीक्वेंस बन रही है उसका आंसर ये मैच हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिबोनाची सीक्वेंस या किसी भी सीक्वेंस पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो पहले फिबोनाची सीक्वेंस बना लो और बनाने के बाद जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे कर लो। जिस भी टर्म को, जिस भी जैसे इसमें टर्म को डिवाइड करवा रहा था उसमें मल्टीप्लाई करा दे, कुछ भी करवा दे, एनीथिंग। ठीक है, क्लियर है, ओके। एंड फिबोनाची सीक्वेंस की डेफिनेशन कोई क्या डिफाइन करो, डिफाइन फिबोनाची सीक्वेंस कैसे करोगे बताओ, ऐसे लिख के आओगे पिछली दो टर्म्स का मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 1, फिक्स हो गया। एंड साथ में कोई भी टर्म निकालो an, तो वो इससे पिछली टर्म यानी n-1 और उससे पिछली टर्म यानी n-2 का सम है फॉर ऑल n, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। क्योंकि पहली दो तो फिक्स हो गई ना, तो दो से बड़ी फिर 3 4 5 के लिए ये रूल चलाओ, 3 4 5 के लिए ये रूल चलाओ, और पहले दूसरे के लिए फिक्स है। इन दोनों को कंपाइल करें, सो इट इज, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको कहेंगे हम फिबोनाची सीक्वेंस। डन, यही लिखा हुआ है, नीचे भी देख लो, ये इसकी डेफिनेशन। चलें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, चलो जी।
तो पहली एक्सरसाइज तो एक तरीके से वार्म अप मैच था, वार्म अप मैच होता है ना, ट्राई बॉल, भाई ये सीक्वेंस होती है इस तरीके की। अब सीक्वेंस पे आ जाओ आप। तो सीक्वेंस दो तीन तरीके के होते हैं, वैसे तो और भी तरीके के होते हैं, पर उसमें से हमको कौन से सीखने हैं? सबसे पहला, द वेरी कॉमन, द वेरी बेसिक सीक्वेंस, जिसको अपन कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो एपी इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस। एपी इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? जो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करे। सीक्वेंस क्या होता है? जिसके अंदर के लिस्ट ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस इज ए फंक्शन, कल कैसे गया था? सीक्वेंस इज ए फंक्शन जिसमें आप नेचुरल नंबर दिए जाओ, आंसर निकलता जाएगा, और आंसर जो निकलेगा वो लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी। लिस्ट ऑफ नंबर्स एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। तो स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस से सब सीख रहे हैं। तो पहला स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस क्या है, जो हमने क्लास 10th में कवर किया था, पूरा एक चैप्टर था इस पे, एपी, जिसको अपन कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं करेंगे, हम एपी की पुरानी क्लास को एक तरीके से रिवाइज करेंगे। क्या क्या सीखा था हमने एपी में, साक्षी बताओ, लास्ट ईयर? अच्छा सर, पुराना सब कुछ ही आएगा क्या? ऑब्वियसली पुराना तो आएगा ही आएगा, थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, 2 एपी 3 एपी के आसपास साथ में सॉल्व करने के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। जैसे लास्ट ईयर क्या था, एक या दो ही क्वेश्चंस थे जिसमें 2 एपी को कंपाइल करता था, याद है? इस बार ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा हैं जिसमें 2 3 एपी की बात करेगा। पीछे से ये वाली टर्म निकालो, दैट mth टर्म फ्रॉम द एंड, है ना, 13th टर्म फ्रॉम द एंड, ये मतलब इस उटपटांग क्वेश्चन ज्यादा है। बाकी कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट होना बदल सकता है। ठीक है। हाँ बोलो, कट गया? ओके, कट गया तो अब क्या करें बताओ? एक काम करो, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लो। और उसके, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एपी का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो जीपी में भी हेल्प करेगा। जो एपी का इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो किस में हेल्प करेगा? जीपी में भी। तो एपी का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लो, और फिर जीपी का इंट्रोडक्टरी पार्ट फिर कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज तो वैसे भी आपके पास अभी कितने 20 मिनट ही बचे हैं। ठीक है, चलो। तो फटाफट से रिवाइज करें। तो बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। ये चीजें पहले देख के आया करो बेटा। आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती, इस क्लास की सबसे बड़ी कमी है। आपको ये पता नहीं होता कि आज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसको ये याद नहीं था कि एक्सरसाइज चल रही है। इसको ये याद नहीं था कि हम पार्ट जो पढ़ेंगे वो कट गया है कि नहीं कट गया। तीसरे जने का वेट करें, वो तीसरी बात बताए, अब चौथा जना आ जाए वो को चौथी बात बताए। तो कोई सीक्वेंस, कोई प्लानिंग नहीं है। इस विदाउट प्लानिंग पढ़ेंगे तो बेटा फिर पढ़ाई नहीं होगी ढंग से। आपको पता होना चाहिए आपके कोर्स में क्या है। जब आप चैप्टर स्टार्ट कर चुके हो, एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, तो एटलीस्ट गो थ्रू द सिलेबस कि हमारे सिलेबस में क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। नया चैप्टर स्टार्ट करते ही आपको आके बताना चाहिए कि सर इस चैप्टर में ये काम है और ये काम नहीं है। अभी मान लो 3 दिन और नहीं आती तो हम तो शायद एपी की एक्सरसाइज करने निकल चुके होते हैं, है ना? ये नहीं आती तो अपने को तो ध्यान ही नहीं। बेटा एक्सक्यूज देने के बहुत सारे बहाने होते हैं कि बुक नहीं है, ये एक्सक्यूज हो गया एक तरीके से, नई बुक नहीं है। लेकिन ये सारे चीजें अपन खुद भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है हर चीज बुक पे ही डिपेंड करे। सिलेबस तो हमारे पास उस पे है। हम दिन भर फोन चलाते हैं, एक पल के लिए भी फोन को अलग नहीं करते खुद से। उस फोन के अंदर ही सर्च करके अपन देख सकते हैं कि हमारे कोर्स में क्या है और क्या नहीं है। समझ गए? ठीक है ना? सुविधाओं का हमेशा सदुपयोग करना सीखो। हम टोटली दुरुपयोग करेंगे तो पार नहीं पड़ेगी। दुरुपयोग सदुपयोग दोनों ही करते हैं वैसे तो बच्चे, ठीक है, दुरुपयोग भी करते हैं, पर एटलीस्ट जितना दुरुपयोग हो रहा है उतना सदुपयोग तो हो। हम फोन खोल के ये नहीं देख सकते कि हमारे कोर्स में क्या है क्या नहीं है, तो क्या फायदा फिर फोन रखने का? फोन ही मत रखो, इससे अच्छा है, वो ज्यादा बढ़िया है। आ जाओ फटाफट से देखते जाओ, रीड आउट करते जाओ। साक्षी आपने बताया नहीं लास्ट ईयर एपी में क्या क्या सीखा था? ना, एपी में क्या क्या टॉपिक सीखे थे? एपी का क्या क्या करना सीखा था? क्या क्या सीखा था बताओ? nth टर्म फाइंड करना, यस। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड करना, दो चीजें, दो एक्सरसाइज थी। ठीक है ना, मेनली तो ये सीखा था। उसके अलावा क्या सीखा था? किसी टर्म को पीछे से निकालना भी सीखा था, याद है? एक आध क्वेश्चन में सीखा था, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, चलो ऑमिटेड हो गया आपका। देखो यहाँ पे, आर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा नाम आर्थमेटिक सीक्वेंस, क्योंकि एपी इज ए टाइप ऑफ सीक्वेंस। एपी इज ए टाइप ऑफ सीक्वेंस। आगे बढ़ो, उसकी डेफिनेशन क्या है? वन सेकेंड।
This is our main heading. Arithmetic progression or arithmetic sequence is a type of sequence following a fixed pattern in which each successive term, ugly term, is obtained. Is obtained. Each successive term is obtained. How is it obtained? पिछली टर्म में कुछ ऐड करके, इतना तो पता है ना. obtained by adding या subtracting एक इक्वल नंबर, एक फिक्स नंबर कहते हैं ना, जिसको अपन कांस्टेंट, मैथ्स में फिक्स नंबर को क्या कहते हैं? कांस्टेंट. टू ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है ना. हर अगली टर्म पिछली टर्म में कुछ इक्वल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिले तो उस पैटर्न से बनने वाला जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं. दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. वेरी इजी. ओके, फॉर एग्जांपल 1 4 7, 3 3 का गैप आ रहा है. ठीक है ना. और इसमें भी 3 3 का गैप आ रहा है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? लास्ट में डॉट 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 लग गया तो इसको इनफाइनाइट एपी कहेंगे. इसमें लास्ट में डॉट 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 नहीं लगा, ये लास्ट टर्म है इस एपी की, तो इसको फाइनाइट एपी कहेंगे. दो टाइप्स की एपी, इनफाइनाइट एपी, फाइनाइट. स्टैंडर्ड फॉर्म हम सब जानते हैं. बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म. क्लास 10th से सीखते हुए आ रहे हैं. क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d. ठीक है, ये दिस वॉज द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होती है? पहली टर्म a1, जो पहली टर्म होती है उसको a, जो दूसरी टर्म होती है a प्लस डी, जो तीसरी टर्म होती है a प्लस 2d, चौथी टर्म a प्लस 3d एंड पांचवी टर्म a प्लस 4d. जहां पे a फर्स्ट टर्म कहलाएगी और d कॉमन डिफरेंस कहलाएगा. कहने की जरूरत नहीं है. ओके, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड d डिनोट्स द कॉमन डिफरेंस. जनरल टर्म जिसको अपन nth टर्म भी बोलते हैं, वो क्या होती है? जब अपन ऊपर वाले पैटर्न को ऑब्जर्व करें, फ्रॉम ऑब्जर्विंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एपी we come to a formula to find any term of an AP provided that the position of the term that is n is given. हमको अगर n given है, पोजीशन गिवन है, तो हम वो कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं. जैसे मैंने कहा 76th टर्म निकालो, तो n की वैल्यू 76 हम सीधे निकाल सकते हैं. यही फॉर्मूला था, चेक करो. यही फॉर्मूला था क्या nth टर्म का? a प्लस n माइनस 1 इंटू b. यही था ना. ओके, अब nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के दो तरीके सीखे थे अपन ने. दोनों तरीके देखो. ठीक है ना. अब mth टर्म फ्रॉम द एंड निकालने का ये जो तरीका भी बता रहे हैं, ये तो जीपी में भी काम आएगा ना. आएगा नहीं आएगा? तो ऐसा नहीं है कि एपी है तो बिल्कुल एपी के कॉन्सेप्ट ही ना पढ़े, है ना. ये सारी चीजें अपन को जीपी में ही पढ़नी पड़ेगी ना. जैसे मैंने कहा, एक जो अगली जो एक्सरसाइज है जीपी, मैंने कहा एक जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, उसमें पीछे से 13th टर्म निकालो. तो टर्म तक पहुंचने का तरीका तो यही है ना. उसके बाद निकालेंगे जीपी के फॉर्मूले से, वो एक अलग बात है. एपी के फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे भाई. ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से नहीं निकालेंगे, जीपी से ही निकालेंगे. ए आर इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1, ये आएगा जीपी का फॉर्मूला, इससे निकालेंगे. लेकिन एन की वैल्यू जो निकलेगी, जो एन क्या लूंगा मैं इसमें, वो तरीका तो इधर से ही मिलेगा. ठीक है. सो टॉपिक नेम इज mth टर्म फ्रॉम एंड. ठीक है ना. क्योंकि एन को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ले लिया मैंने, तो कोई भी m नाम की टर्म पीछे से निकालनी तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दैट. सबसे पहले तो आपको उस एपी की क्या निकालनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, विच इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर n. अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया आपने. अब आप सुनना, आपको कई बार बताया था, लास्ट ईयर भी बताया था. लेट्स से लॉजिक को समझना. मान लो ये कुछ टर्म्स है, 10 टर्म्स बना देता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना दी. इसमें मैं इस टर्म को पकड़ लेता हूँ. इसके आगे से पोजीशन क्या है? बोलो. पीछे से गिनो. गिनो. 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 और 8 को जोड़ो. पर टर्म्स तो 10 ही है. टर्म्स तो 10 ही है. तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? आगे से पोजीशन, उसी टर्म की पीछे से पोजीशन और -1 करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इसको आपने 2 बार काउंट कर लिया, इधर से भी और इधर से भी. एक ही आदमी 2 बार काउंट हो गया ना, इसलिए उसको सही करने के लिए -1 करना पड़ेगा. सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक फॉर्मूला रेडी हुआ हमारे पास. अगर किसी टर्म की आगे से और पीछे से पोजीशन गिवन हो, तो दोनों को जोड़ दो पोजीशंस को, और उसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो 1. तो हमारे पास कितनी चीजें हो गई? यहाँ पे 3 चीजें हो गई. पहली चीज, एक टर्म के आगे से पोजीशन. दूसरी चीज, उसी टर्म की पीछे से पोजीशन. तीसरी चीज, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. ये 3 क्वांटिटीज है हमारे पास. इन 3 क्वांटिटीज में से कोई भी 2 क्वांटिटी दे दे तो तीसरी क्वांटिटी बता सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एक टर्म की आगे से और पीछे से पोजीशन दे दे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देके एक टर्म के आगे से पोजीशन देके दे तो उसके पीछे से पोजीशन बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देके पीछे से पोजीशन दे दे तो उसकी आगे से पोजीशन पता कर सकते हैं। इस रूल से अपन किसी भी टर्म की पीछे से पोजीशन गिवन है तो आगे से पता कर लेंगे ना, आगे से पता कर लेंगे, फिर तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये सारा प्रोसेस केवल एक टर्म की पीछे से पोजीशन गिवन हो तो आगे से पोजीशन कैसे निकाले उसके लिए, प्रोवाइडेड दैट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता। तो पहले मैंने लिख दिया ना सबसे पहले ही, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, मिल गई। उसके बाद द पोजीशन ऑफ ए टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस द पोजीशन ऑफ द सेम टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस वन होगा। समझ आया? क्लियर है? गलत लिखा है, एक मिनट। हाँ सही तो है भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होता है तो वन माइनस करते हैं ना भाई। इधर से 3, इधर से 8, 3 और 8 कितना हुआ, 11। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो 10 प्लस 1 भी तो 11 है, सही है ना भाई। आप एक टर्म की आगे से और पीछे से पोजीशन ऐड करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में एक ज्यादा, एक जुड़ के मिलता है आपको, ठीक है। तो यहां से आप किसी भी टर्म की आगे से पोजीशन पता करनी हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से उसके पीछे की पोजीशन माइनस कर दो और एक एक्स्ट्रा में जोड़ दो, फॉर्मूला तैयार हो गया। जैसे अभी मैंने कहा कि जो टर्म पीछे से 8वीं है वो आगे से कितनी है, तो आपने क्या करा, जो टर्म पीछे से 8th है वो आगे से क्वेश्चन मार्क कितनी है, तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10, उसमें से उसकी पीछे की पोजीशन माइनस कर दोगे और प्लस वन एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे। सो क्या है, 10 माइनस 8, 2 प्लस 1 3, तो आगे से थर्ड पोजीशन आ रही थी ना उसकी। तो इसको इस तरीके से अपन किसी भी टर्म की पीछे से पोजीशन गिवन हो तो आगे से निकाल देंगे। वेयर एन डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड एम डिनोट्स पोजीशन फ्रॉम एंड। एन डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये पता होना चाहिए इसके लिए, और एम डिनोट्स पोजीशन फ्रॉम द एंड, और आगे प्लस वन तो करना ही है। समझ आया? बोलो सौम्या। मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तो जो टर्म पीछे से 20वें नंबर पे, 20th नंबर पे, आगे से कौन से नंबर पे होगी, सोचो। 31st, वेरी गुड। 50 का और 20 का डिफरेंस कर लो पहले तो, और एक एक्स्ट्रा जोड़ दो, एक एक्स्ट्रा जोड़ना है बस, डिफरेंस करना है, ये तो आपको कॉमन सेंस भी कह रहा होगा भाई। टोटल 50 है, पीछे से 20वीं है, तो आगे से इन दोनों का डिफरेंस करना है, ये तो आपका दिमाग वैसे भी कह रहा होगा, लेकिन प्लस वन करना है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अब आपका दिमाग और हमारा दिमाग जुड़ जाए तो काम बन जाए, ठीक है, क्लियर। आफ्टर वी हैव गॉट द पोजीशन फ्रॉम द एंड, एक पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे हमको पोजीशन बिगिनिंग से पता चल जाए फिर क्या करना है, वी कैन अप्लाई द सेम जनरल टर्म फॉर्मूला, वी कैन अप्लाई द सेम जनरल टर्म फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि ए एन के फॉर्मूला में एन जो होता है वो बिगिनिंग से पोजीशन होती है, लाइक मैंने कहा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसमें जो एन होती है वो बिगिनिंग से पोजीशन होती है ना कि पीछे से। तो आप बिगिनिंग से पोजीशन निकाल लोगे ना इस फॉर्मूला से, एक बार बिगिनिंग से पोजीशन आ गई, उस पोजीशन को एन की जगह पुटअप कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा 1 3 4 7 एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है, मैंने कहा इस एपी में पीछे से, इस एपी में पीछे से क्या निकालो, 13th टर्म निकालो, क्या निकालो, आप कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, पहली रिक्वायरमेंट है, पीछे से टर्म निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। मैंने कहा ये लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 50, एन मत बोलो इसको, इसको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के नाम से डिनोट कराओ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 50। तो अब जो टर्म पीछे से 13वीं है वो आगे से कौन सी होगी वो पता करोगे, आप पोजीशन पता करोगे, पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग पता करोगे, पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग पता करोगे, ऐसे ही करोगे। क्या करोगे, पहले तो टोटल और इसका डिफरेंस, और फिर एक एक्स्ट्रा और जोड़ दोगे लाइक दिस, तो कितना आया 38, यानी कि ये टर्म आगे से 38 है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, इस एपी में आगे से 38 टर्म निकालनी, यानी A38 निकाल, जो कि क्या हो जाएगी A प्लस 37D, ए की वैल्यू 1 प्लस 37 इंटू डी की वैल्यू, जो भी आ रहा है, ये गलत किया मैंने ना, इसको 0 ले लो, अब ठीक है, अभी भी ठीक नहीं, दो जुड़ा है ना, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना भाई, दो दो जुड़ रहा है, सो 37 इंटू, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा,
समझ गए? तो एक बार पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग पता चल जाए फिर तो जनरल टर्म फॉर्मूला काम करता है। जनरल टर्म फॉर्मूला क्या कहता है, मैं काम करूंगा बस मुझे एन की वैल्यू, मतलब मुझे जो भी आप टर्म निकालना चाह रहे हो वो उसकी पोजीशन बिगिनिंग से देना, एंड से मत देना। तो एंड से गिवन हो तो ऐसे कर लेंगे। तो ये पूरा जो तरीका था ये तो एक तरीका था। ये क्या था? ये क्या था? एक तरीका था। दूसरा तरीका, इसको पढ़ो एक बार। आफ्टर वी हैव गॉट द पोजीशन ऑफ द टर्म फ्रॉम बिगिनिंग देन वी कैन अप्लाई द सेम जनरल टर्म फॉर्मूला। ठीक है ना, आगे सुनो। फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टर्म। अल्टरनेटिव मेथड देखो, दूसरा तरीका देखो। इसमें हम क्या कर देते थे, याद करो, एपी को रिवर्स कर देते। एपी को क्या कर देते थे? रिवर्स कर देते। सेकेंड मेथड टू फाइंड एनी टर्म ऑफ ए, देखो साफ साफ दी मैंने कि आपकी एपी कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट। फाइनाइट क्या होती है? जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। ठीक है ना, पीछे से जब भी टर्म पूछेगा तो एपी कैसी होगी, फाइनाइट। फ्रॉम द एंड इन्वॉल्व रिवर्सिंग द एपी। इस मेथड में क्या चीज इन्वॉल्व होती है? एपी को रिवर्स करने वाला तरीका इन्वॉल्व होता है। हेयर वी विल रिवर्स द एपी। तो फर्स्ट टर्म जो ए थी वो लास्ट टर्म एल हो जाएगी, ये जिसको अपन ए एन भी कहते थे। और वाइसी वर्सा, यानी कि जो लास्ट टर्म हो जाएगी वो फर्स्ट टर्म। वाइसी वर्सा का मतलब समझते हो, उल्टा पुल्टा। तो फर्स्ट टर्म ए बिकम्स एल, एल बिकम्स ए। और कॉमन डिफरेंस जो था उसका साइन जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस अगर +3 था तो -3, -3 था तो +3, प्लस से, क्योंकि अगर साथ साथ जुड़ रहा था तो अब साथ साथ कम होगा। अगर 3 3 कम हो रहा था तो अब 3 3 जुड़ेगा, उल्टा करते ही। ठीक है, सो ओरिजिनल एपी से जैसे ही अपन रिवर्स्ड एपी बनाएंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे? ए को एल बना दो, एल को ए बना दो, डी को माइनस टाइम्स ऑफ डी बना दो, नेगेटिव ऑफ डी बना दो। जो भी डी है उसके आगे माइनस लगा दो। समझ गए? क्लियर? इतना करने के बाद क्या करना है, फिर आप नई एपी में काम करो। अब आप पुरानी एपी को भूल जाओ। आफ्टर दिस वी विल फाइंड द रिक्वायर्ड टर्म कंसीडरिंग द ओरिजिनल जनरल टर्म फॉर्मूला ऑफ द रिवर्स एपी। अब रिवर्स एपी में जनरल टर्म फॉर्मूला लगा दो। समझ गए? जब आपने एपी में रिवर्स कर दिया, अब आपको जैसे 13वीं टर्म पीछे से चाहिए थी तो आप रिवर्स एपी में 13वीं टर्म आगे से निकालोगे और उस रिवर्स एपी में जनरल टर्म फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अप्लाई कर दो। ठीक है, अब जो भी चीज मैंने अभी आपको कही उल्टा फुल्टा करना है ये सब कुछ जीपी में भी होगा, तो मैं उधर रिवाइज नहीं कराऊंगा। ठीक है ना, जीपी में जीपी के कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करेंगे, क्योंकि जीपी नई सीक्वेंस है तो उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। हाँ, अभी जनरल टर्म फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी चला, वहां पे जनरल टर्म फॉर्मूला कुछ और होगा। बाकी कॉन्सेप्ट तो यही होगा, उल्टा करना, रिवर्स करना जीपी को, या पीछे से पोजिशन निकालना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं एपी की, ये अपन ने क्वेश्चंस के फॉर्म में 10th में डिस्कस करी थी, अभी इसको प्रॉपर्टीज की फॉर्म में दिया हुआ है। पढ़ो, उसके पहले एक एग्जांपल देखो। बोलो सौम्या, मुझे कोई भी एक एपी बताओ, 8 10 टर्म्स की, 5 7 टर्म्स की, बोलो। 0, इतनी इजी मत बोलो। जैसे 1 4 7 10 13 16 19 और आगे 22, काफी है। इसमें कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करो। +2, सब में, सब में ऐड करो। बोलो क्या एपी मिली आपको? 1 + 2 3, 4 + 2 6, 7 + 2 9, 12 15, आगे आगे चेक करो, नई वाली सीक्वेंस भी एपी है। नई वाली सीक्वेंस भी एपी है, मतलब ये थी हमारी ओरिजिनल एपी, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एपी हमारी ये थी, सेकंड एपी हमारी, तो ये भी एक एपी है। और तो और इसका कॉमन डिफरेंस क्या था? क्या था इसका? तो सेम एपी मिली मुझे, मतलब सेम कॉमन डिफरेंस वाली एपी मिली, पर फर्स्ट टर्म डिफरेंस डिफरेंट मिला बस। यानी ए डिफरेंट है, ए डिफरेंट है, फर्स्ट टर्म डिफरेंट है, और कॉमन डिफरेंस सेम है, डी सेम है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर अपन किसी भी एपी के सारे टर्म्स में एक कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर दें तो एक नई एपी मिलेगी जिसका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा बट फर्स्ट टर्म डिफरेंट होगी। ठीक है, अच्छा एक बार और ट्राई कर लो, चलो इसमें से कुछ माइनस करते हैं, बोलो। इसमें से कुछ भी माइनस कर लो, एक बार और ट्राई करते हैं। 1 1 माइनस करो, बड़ी क्वांटिटी करो ना, 5 5 माइनस करो, -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 माइनस, देखते हैं क्या आता है। 3 - 5 करना, -2 -2, 6 - 5, ये 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 ये
ये चेक करो, ये भी एक एपी है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक की एपी तो रखी हुई है, चेक करो। इसमें बस एक टर्म पीछे वाली और भी वाली, ठीक है। तो वही कॉमन डिफरेंस है, पर बस डिफरेंस ये है कि फर्स्ट टर्म डिफरेंट है, इसकी फर्स्ट टर्म थी 3, इसकी फर्स्ट टर्म -2। समझ आया? तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से एपी एपी ही बनी रहती है, एपी एपी ही बनी रहती है। डिफरेंस क्या है कि कॉमन डिफरेंस भी सेम बना रहता है, पर डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म चेंज हो जाती है। चलो अब कुछ और ट्राई करते हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई करो। बोलो किससे मल्टीप्लाई करोगे? किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो। 3 से करें? और जो मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी होगी वही डिवीजन की होगी। जैसे जो एडिशन की थी वही सब्ट्रैक्शन की थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम चीज अप्लाई हुई ना, तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में भी सेम चीज अप्लाई होगी। बोलो, करो मल्टीप्लाई। आगे 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 आगे। चेक करो अभी भी एपी है क्या? चेक तो करो, नहीं है? चेक तो करो, चेक तो करो जरा। डिफरेंस 6 का है, हाँ 9 का है, डिफरेंस 9 का है, -6 और 3 में, -6 और 3, 9 का। ये भी 9 है ना, ये भी 9 का, ये भी 9 का, ये भी 9 का, ये भी 9 का, और ये भी 9 का। तो कॉमन डिफरेंस पहली बार चेंज हुआ। फर्स्ट टर्म तो खैर चेंज होनी है, फर्स्ट टर्म तो हर बार चेंज होनी है, कोई भी ऑपरेशन लगाओ सब में चेंज होनी है, लेकिन कॉमन डिफरेंस इस वाले केस में चेंज नहीं हुआ था, एडिशन करने वाले में, सब्ट्रैक्शन करने वाले में भी नहीं हुआ था, लेकिन इसमें चेंज हो गया। अब आप चेक करो पिछला कॉमन डिफरेंस क्या था, अभी क्या है, कैसे आया, *3। दैट मीन्स नया कॉमन डिफरेंस उतने टाइम्स ही मल्टीप्लाई हो जाएगा पुराने डिफरेंस के जितने टाइम्स हर एक टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। समझे क्या? समझे? सौम्या, ये बाहर बच्चे खड़े हैं, उनको ये चाबी दिया, बोला क्लास में बैठो सर आ रहा है। समझ गए? क्लियर है? क्लियर है? और डिवाइड करोगे तो भी यही चलेगा। तो 4 प्रॉपर्टीज हैं, इसको फटाफट से रीड आउट करो। इफ ए कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की हर एक टर्म में कांस्टेंट ऐड करें तो एक अनदर एपी मिलेगी जिसकी सेम कॉमन डिफरेंस होगी पर डिफरेंट फर्स्ट टर्म होगी। समझ गए? सेम कॉमन डिफरेंस होगी पर डिफरेंट फर्स्ट टर्म होगी। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी, इफ ए कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी के हर एक टर्म से कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी अनदर एपी मिलेगी जिसमें कॉमन डिफरेंस अगेन सेम होगा लेकिन फर्स्ट टर्म क्या होगी, डिफरेंट। फर्स्ट टर्म तो चारों ही केस में डिफरेंट मिलेगी। तीसरा, इफ ए कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी, अगर एक कांस्टेंट को हर एक टर्म के से मल्टीप्लाई कर दें तो भी एक अनदर एपी मिलेगी। कॉमन डिफरेंस अब की बार किसके इक्वल होगा, प्रीवियस कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट। जैसे 3 से किया था तो प्रीवियस कॉमन डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई करो एंड ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म तो सब में डिफरेंट मिलेगी ही मिलेगी। एंड फाइनली अगर एक एपी के सारे टर्म को एक नंबर से मल्टीप्लाई, एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, जीरो से मतलब डिवाइड कर देना, डिवाइड कर रहे हैं ना अपन, तो जीरो से कभी भी डिवाइड नहीं करते, सो नॉन जीरो कांस्टेंट से आप डिवाइड करो, चाहे से पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको फिर एक अनदर एपी मिलेगी। कॉमन डिफरेंस बराबर होगा पिछले कॉमन डिफरेंस को उसी कांस्टेंट से डिवाइड करना, जैसे भी मल्टीप्लाई किया था डिवाइड करना, और डिफरेंट फर्स्ट टर्म तो मिलनी ही मिलनी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। समझ आया? डिफरेंट फर्स्ट टर्म यहाँ थी तो मिलनी मिलनी। चले आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, सम टू फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सब जानते हैं अपन है ना। तो किसी भी सीक्वेंस का, नॉट ओनली एपी, अभी जीपी भी आएगा एचपी भी आएगा, किसी भी सीक्वेंस का सम निकालना हो ना तो उस सीक्वेंस के एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, उस पूरे सीक्वेंस के एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर लो। ये तो हो गया किसी भी सीक्वेंस का सम निकालने का तरीका। अब बात करते हैं एपी में। तो किसी भी सीक्वेंस से जैसे मैं एपी में उतरा तो मुझे वहां पे एवरेज निकालने का फॉर्मूला मिला। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है पहली और आखिरी टर्म का एवरेज, पहली और आखिरी टर्म का एवरेज ही पूरी एपी का एवरेज होता है। समझ गए? लेट से मेरे पास 10 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहली और आखिरी टर्म का एवरेज होगा ना वही पूरी एपी का एवरेज होगा। सिमिलरली दूसरी और सेकंड लास्ट टर्म का एवरेज भी पूरी एपी का ही एवरेज कहलाएगा।
तीसरी और थर्ड लास्ट का भी पूरी एपी का कहलाएगा, चौथी और फोर्थ लास्ट और फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का एवरेज, किसी का भी एवरेज ले लो, इनमें से किसी भी दो टर्म का एवरेज ले लो, पूरी एपी का वो एवरेज कहलाएगा। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने पहली और आखिरी का एवरेज ले लिया। फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज की फॉर्मूला में हमें पुटअप किया। सो ये बन गया मेरा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट लगाना जरूरी है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एपी में शुरू की टर्म्स को ही ऐड करते हैं ना, मतलब फॉर्मूला जो क्रिएट होता है। ठीक है, समझे। तो ये फॉर्मूला था या नहीं था लास्ट टर्म, एस एन इक्वल टू क्या कर दूंगा, एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल, जहां पे एल को अपन ए एन भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एन बाय 2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, जब आपको कॉमन डिफरेंस गिवन हो, इसमें तो आपको क्या क्या गिवन है, पहली और आखिरी टर्म गिवन है। दूसरा फॉर्मूला काम करता है जब आपको पहली टर्म गिवन हो और आखिरी टर्म ना गिवन हो, के क्या गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो। तो लेट्स सी कौन सा फॉर्मूला वहां पे काम करेगा, वो भी एक सदाबहार फॉर्मूला था। देखो ए डी और एन गिवन हो तो क्या फॉर्मूला काम करेगा, पहले तो आप पहले वाला फॉर्मूला ही उठा लो, उठा लिया, यहाँ पे आप ए एन की वैल्यू रख दो एनथ टर्म की, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही थी। इसको जब सॉल्व किया तो ए प्लस ए 2a, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू। तो पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा फॉर्मूला ये था। इसमें पहली और आखिरी टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, जितने टर्म्स का जोड़ना है आपको। इसमें पहली और आखिरी टर्म नहीं पता, कॉमन डिफरेंस पता है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता है जिन टर्म्स का। तो ऐसे इनके दो फॉर्मूले बन गए। तो यहां से एक चीज क्लियर क्या हुई, किसी भी सीक्वेंस का सम निकालना हो तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, और एपी के केस में एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एल डिवाइडेड बाई। याद रहे ये केवल एपी के केस में एवरेज निकालने का फॉर्मूला, बाकियों में नहीं, समझ गए। और ये किसी भी सीक्वेंस का सम निकालने का फॉर्मूला, जीपी का भी यही बन सकता है अगर एवरेज पता हो तो, या पता करने का कोई तरीका हो। समझ गए क्या, सारी बातें क्लियर है। ओके, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे एपी का, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, और वो जीपी में भी काम करेगा, मतलब एपी का नहीं है। अच्छा, अर्थमेटिक मीन रहेगा, फटाफट से देखो, अर्थमेटिक मीन बहुत ही सरल सी चीज है। अब छोड़ो, एक काम करो, अर्थमेटिक मीन को जब हमारे उसमें है ही नहीं पर यार, ज्योमेट्रिक मीन भी है, फिर अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट से देखो। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, क्या होता है, एवरेज। अर्थमेटिक मीन को ए एम या फिर ए से डिनोट कराते हैं। क्या कहता है ये, कि एन टर्म्स का अर्थमेटिक मीन नथिंग बट द एवरेज ऑफ दोस एन टर्म्स ऑफ द एपी। किसी एपी के मैंने कहा 10 टर्म्स का ए एम बताओ, दैट मीन्स उन 10 टर्म्स का एवरेज बताओ, 10 टर्म्स को जोड़ के डिवाइडेड बाय 10 कर दो। मैंने कहा 20 टर्म्स का एवरेज ए एम बताओ, 20 टर्म्स को जोड़ के डिवाइडेड बाय वो कर दो। समझ गए, क्लियर है। अब इसका एपी के अंदर क्या रोल है, इसका एपी के अंदर ये रोल है बेटा, कि अगर मैंने आपको कोई भी दो टर्म्स दे दी, मैंने दे दी सेकंड टर्म और मैंने दे दी 10th टर्म, है ना, और मैंने कहा इनके बीच में, इनके बीच में ऐसे ऐसे 20 नंबर फिट करो, कितने, ऐसे करते करते हाउ मेनी नंबर्स, 20 नंबर्स फिट करो, ताकि फिट करने के बाद ये पूरा एक एपी बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में एएम का रोल होता है, ऐसे क्वेश्चन में किसका रोल होता है, एएम का। मतलब ये ओरिजिनली कोई एपी चल रही थी, ब्लू कलर की कोई ओरिजिनली एपी चल रही थी, जिसका सेकंड टर्म हमको पता था, जिसका 10th टर्म भी अपने को पता था, ये दोनों चीजें अपने को पता थी। अब इस एपी के अंदर 20 टर्म्स या 21 टर्म्स या 30 टर्म्स ऐसे फिट करो, ताकि अब जो बने वो पूरा का पूरा ओवरऑल क्या बन जाए, एक एपी बन जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए एएम का वहां पे रोल होता है। ठीक है, क्या होता है, फटाफट से देखो कैसे होता है, क्योंकि ये तो फिर जीपी में भी आएगा, ज्योमेट्रिक मीन आएगा जब। रोल ऑफ ए एम इन, सपोज वी आर गिवन टू फिल ए नंबर ए बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, ठीक है ना, हमको कुछ नंबर फिट करना है ए और बी के बीच में, सच दैट कि ये पहले 3 के लिए लिया है उसने, पहले कितने के लिए लिया है, 3 के लिए, मतलब ए और बी तो नंबर्स हमको गिवन है और एक ही नंबर ए नाम का फिक्स करना है बीच में, तो 3 के लिए अप्लाई करके फिर बाकियों के लिए भी सेम टू सेम रूल फॉलो होगा। सो मेरे को ए के अंदर, ए और बी के अंदर ए को फिट करना है और ये एपी बन जाए, तो इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस बराबर करूंगा, करूंगा। तो जैसे इसका कॉमन डिफरेंस बराबर करूंगा तो ए माइनस ए और बी माइनस ए, और दोनों कॉमन डिफरेंस बराबर हैं, तो यानी कि ये दोनों क्वांटिटी बराबर हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 2a, 2a की वैल्यू ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू ए प्लस बी बेट। दैट मीन्स अगर मेरे को एक नंबर गिवन है विच इज नथिंग बट द एम ऑफ द एपी, ये इसका अर्थमेटिक मीन ही तो है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो अगर आपको दो नंबर्स के बीच में एक तीसरा नंबर फिट करना है ए नाम का,
ताकि ये दोनों नंबर, ये तीनों नंबर्स एपी का काम करें, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का एवरेज ही फिट करना है। इन दोनों का क्या फिट करना है? एवरेज। वो तीसरा नंबर क्या होगा? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 विच इज नथिंग बट द एम ऑफ द गिवन एपी। तो ये तो एक नंबर फिट करना था। अब इसी को सीक्वेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करो। सर 10 नंबर फिट करने हैं, 20 नंबर फिट करने हैं। मैंने आपको सवाल दिया ना शुरू में, भाई रोल क्या है? रोल क्या है? एक नंबर थोड़ा फिट करवाएगा, ये तो समझाने के लिए था। अब 10-20 नंबर फिट करने हैं तो कैसे फिट करेंगे? तो वो जो एक नंबर ले रहा था तो उसको कैपिटल ए ले रहा था, तो जब 10-20 नंबर लूंगा तो उसको क्या लूंगा? A1 A2 A3 इस तरीके से लूंगा। ठीक है, तो देखो कैसे फिट करेंगे। तो देखो, नाउ इफ वी आर गिवन टू फिल n नंबर्स बिटवीन a एंड b सच दैट दे फॉर्म एन AP। कैसे? a b और उसके बीच में n नंबर्स फिट करने हैं, A1 A2 A3 अप टू a। तो हम कैसे निकालेंगे? तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? ये AP बनने के बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? n तो फिर नंबर ही डाल रहे हो आप बीच में, n+2। भाई n तो बीच में ही नंबर डाल रहे हो, और दो पहले भी तो थी, आपको दो नंबर भी तो देगा कि 10 और 30 के बीच में आप 25 नंबर फिट करो। तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? n+, जितने भी नंबर फिट कर रहे हैं उसमें दो जोड़ दूंगा मैं। आगे सुनो, जोड़ने के बाद क्या करेंगे हम? अब आप आखिरी टर्म निकालो। तो आखिरी टर्म है b। भैया AP बन चुकी है ना, तो an+2, क्योंकि आखिरी टर्म n+2 टर्म्स में an+2 होगी, इक्वल टू b। इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला से, तो n+2 -1 यानी n+1 d। तो यहां से कुल मिला के कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? चेक करो, ऐसे कुछ आ जाएगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आपको इसमें से जो भी टर्म निकालनी है, जैसे आपको A4 निकालनी है, क्या निकालनी है? ये एक्चुअली A5 है, मतलब उन नंबरों में तो ये चौथे नंबर है, लेकिन AP बनने के बाद तो ये पांचवी टर्म है। A5 कैसे निकालते हो बोलो? A+4D, A+4D की वैल्यू ये कॉपी पेस्ट करो। तो इस तरीके से उन 25 नंबरों में से आप डायरेक्ट चौथा नंबर निकाल सकते हो, पांचवा नंबर निकाल सकते हो, छठा नंबर निकाल सकते हो। ये है रोल ऑफ AM इन AP। समझ गए क्या? ठीक है, आ जाओ यहाँ पे D निकाल लिया हमने। अब पहला नंबर एक्चुअली AP का दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर एक्चुअली AP का तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर एक्चुअली AP का चौथा नंबर है। इसी तरीके से nth नंबर वाला जो नंबर है वो AP का n+1 नंबर वाली टर्म है। इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, ए सब में ए। डी का फॉर्मूला जो अभी अभी मैंने निकाला वो पुटअप कर दिया। तो आप और कुछ याद ना रखो तो आप डायरेक्ट ये याद रख लो, दैट्स इट। ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, an इक्वल टू A+n × B - A × n+1। अब आपको जैसे पांचवा नंबर निकालना है तो n की वैल्यू 5 पुटअप कर दो। आपको अगर छठा नंबर निकालना है, n की वैल्यू 6, और A और B वही दो नंबर है जिनके बीच में फिट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 10 और 577 के बीच में 300 नंबर ऐसे फिट हुए कि वो AP बन गए। उन 300 नंबर में से 271वां नंबर बताओ। क्वेश्चन समझ गए? 10 और 577 के बीच में कितने नंबर्स फिट हुए थे? 300। और बनने के बाद ये AP बना था। अब आप इन 300 में से 271वां नंबर कौन सा होगा? तो इसके हिसाब से वो कैपिटल A 271 है। फॉर्मूला क्या है? ए मतलब पहला नंबर 10 प्लस n मतलब ये 271, जो भी नंबर आपको चाहिए। 1 प्लस क्यों? देखो, ये अगर या तो आप सुनो मेरी बात, मैंने कहा 10 और 571 के बीच में कितने नंबर्स फिट करो? हाउ मेनी नंबर्स? 300 नंबर्स फिट करो। ठीक है, ताकि ये AP बन जाए। अब मैंने कहा इन 300 नंबरों में से 271वां नंबर निकालो। तो एक्चुअली आपको A 271 चाहिए। अब या तो आप इसको AP के नजरिए से देखो तो आप A 272 निकालो, और फिर A 272 का फॉर्मूला लगाओ। कैसे? A+271D। लेकिन मैंने क्या कहा, मेरे पास D थोड़ी ना है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास तो ये 10 है और 571 है और 271, 10 है 571 है। तो तीन नंबर कौन कौन से हैं? A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 571, जिन दो के बीच में फिट करना है। और कौन सा नंबर चाहिए आपको? ये वाला नंबर चाहिए। तो इन तीन क्वांटिटीज की मदद से आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। उसमें आप इसको AP में कन्वर्ट ही मत करो, आप क्या करो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। दिख रहा है? स्मॉल ए मतलब पहला नंबर 10,
प्लस n मतलब जो जो नंबर आपको चाहिए 271, b माइनस है मतलब इन दोनों का डिफरेंस 571 माइनस 10 यानी कि 561 डिवाइडेड बाय n+1, 271 में एक और जोड़ दो 272, इसको सॉल्व कर दो वही वो नंबर होगा। फिर डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, उनमें से 271वां नंबर निकालना, उनमें से 200। तो ये है रोल ऑफ एएम इन एपी, समझ गए क्या? और ये का यही रोल जीपी में भी कॉपी पेस्ट होगा, होगा है ना। ऐसे भी कहेगा कि 10 और 571 के बीच में 300 नंबर ऐसे फिट कर दो कि वो जीपी बनाए। अब उन 300 नंबर में से 200 नंबर वाला नंबर कौन सा है, 200 फर्स्ट नंबर कौन सा है, 200 सेकंड नंबर कौन सा है। हाँ, फॉर्मूला ये नहीं बनेगा क्योंकि ये तो एपी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा वहां पे, पर सीक्वेंस यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। ठीक है, अब एक लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, जो आपको सीखना है हमेशा। देखो, कभी भी आपको ऐसे कह देना कि कोई 3 टर्म्स थी जो एपी में थी, कोई 4 टर्म्स थी जो एपी में थी, कोई 5 टर्म्स थी जो एपी में थी, कोई 6 टर्म्स तो एपी में थी, तो उनमें आपको उन टर्म्स को क्या कंसीडर करना है। जैसे सपोज करो मैंने कहा साक्षी 3 टर्म्स एपी में है, तो बाय डिफॉल्ट आप यही मानते हो ए+डी a+2d, पर ये तरीका गलत है। मैंने कहा 5 टर्म्स एपी में थी तो आप क्या लोगे, a+d a+2d a+3d a+4d, वो तरीका भी गलत है। हम पहली टर्म हमेशा ए मानते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे। देखो, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो पहली चीज कॉमन डिफरेंस माननी है डी, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो कॉमन डिफरेंस क्या मानना है, 2d। ये तो हो गया कॉमन डिफरेंस सेलेक्ट करने का तरीका। अब एक्चुअल टर्म्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, जब ऑड नंबर्स मिल जाए तो आप बीचों बीच वाली टर्म को ए रखेंगे हमेशा। क्या कहा मैंने भाई, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो बीचों बीच वाली टर्म निकाल सकते हो, और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो बीचों बीच वाली टर्म नहीं निकाल सकते, बीचों बीच की 2 टर्म्स निकाल सकते हो। कितनी निकाल सकते हो, 2। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो बीचों बीच वाली टर्म ए माननी है हर हाल में, और कॉमन डिफरेंस आपने डी माना ही था, तो अगल बगल की टर्म डी जोड़ो डी घटाओ, डी जोड़ो डी घटाओ, उसमें और डी जोड़ो उसमें और डी घटाओ। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो कॉमन डिफरेंस तो 2d मानो, बीचों बीच की एक टर्म तो नहीं निकाल सकते, 2 टर्म निकाल सकते हो, तो बीचों बीच की 2 टर्म्स निकलेगी a-d a+d a-d और उसमें फिर 2d जोड़ो, इधर 2d जोड़ो इधर 2d घटाओ, 2d जोड़ो 2d घटाओ और 2d जोड़ो और 2d घटाओ। जैसे 6 टर्म्स है, मान लो 8 टर्म्स आ जाए, और 2d घटाओ और 2d जोड़ो, ठीक है, याद हुआ। लेकिन अगेन ये तो एपी के हिसाब से ही था, लेकिन यहाँ से अपने को हिंट मिलेगा जीपी, ठीक है। तो मुझे बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 होंगी तो क्या क्या टर्म्स लोगे आप, a-d a+d। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 होंगी तो a-d a+d, तो सेंटर टर्म्स है, a-3d से स्टार्ट होगी पहली टर्म, देन सिंगल डी, देन प्लस डी एंड देन +3d, और 5 में क्या हो जाएगा, अब उसमें तो डी चलेगा ना, तो a-2d a-d a+d a+d, सेंटर पे ए आना चाहिए उसमें, है ना। और 6 टर्म्स में सेंटर पे a-d a+d आना चाहिए, तो इधर a-5d a-3d a-d a+d, इसमें ए नहीं दिखाई देगा कहीं भी, इसमें क्या होगा। अब इसका फायदा सुनो, इसका फायदा क्या होगा, लेट से मैंने कहा कि 6 टर्म्स का सम कुछ है, तो आप इन्हीं 6 टर्म्स को अगर मान लो तो इन्हीं को जोड़ोगे, तो जब आप इसको जोड़ोगे डी सफाया हो जाएगा, केवल 6a = समथिंग आ जाएगा, ए सॉल्व हो जाएगा, ए की वैल्यू कहीं भी पुटअप कर दो डी सॉल्व हो जाएगा। कितना फायदा है, ठीक है। मान लो मैंने कहा 5 टर्म्स का सम, ये इन सबको जोड़ोगे आप, अगेन डी साफ हो जाएगा। मैंने कहा 4 टर्म्स का सम है, इन्हीं को जोड़ोगे आप, अगेन डी साफ हो जाएगा। और मैंने कहा 3 टर्म्स का सम है, अगेन डी साफ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस क्विकली सॉल्व हो जाएंगे, बजाय कि आप बोल लेते a+2d a+3d a+4d a+5d, उसमें इक्वेशन बनती है ए और डी में, उसमें इक्वेशन बनती है ए और डी में जोड़ते, तो इसमें इक्वेशन बनी क्या, इसमें तो डी डी साफ हो जाएगा हर एक के, अगर आपका सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऐसा है तो, समझ गए। और ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स हमको जीपी में भी करना है, मतलब इससे रिलेटेड कुछ करना है, तो इसको माइंड में रखना। तो ऑल्दो एपी आपके कोर्स में नहीं है, बट एपी के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइक कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी थी हमने वो, एंड अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका, जीएम निकालने का, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के तरीकों को हेल्प करेगा, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स आपको हेल्प करेगा। अच्छा, मेन चीज, पीछे से कोई टर्म निकालनी हो उसकी पोजीशन कैसे निकालते हैं, वो सब तो चीज ऑब्वियसली उसमें हेल्प करेगी। पीछे से कोई भी टर्म कैसे निकालते हैं बताओ एट द लास्ट टाइम, पहले तो माइनस कर दो एंड देन एक्स्ट्रा +1 होगा,
ठीक है ना भाई, उसमें से माइनस करना है तो आपका दिमाग कहेगा, +1 करना है ये कमल सर ने कहा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। So tomorrow we will start GP, introduction of GP, okay?